हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सब कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एमकॉम के बेस पे हम वीडियोस डालेंगे, तो आज मैंने एमकॉम का ही टॉपिक एक उठाया है जो कि एमकॉम सेम 1 का टॉपिक है, क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग जैसे इकोनॉमिक स्टूडेंट आते हैं तो इकोनॉमिक स्टूडेंट को हर थियोरीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि इसने कौन कौन सी थियोरी दी हुई है और आज उस थियोरी का हमारे में क्या यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी वजह से ये चैप्टर हम लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग को क्लासिकल थियोरी में हम लोग को 2 पर्सन के बारे में बताया गया है। एक आदम स्मिथ है। आदम स्मिथ का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा, 11th-12th इकोनॉमिक्स किया है तो। और सेकंड हम लोग का है रिचार्डियन थियोरी। तो ये दोनों थियोरी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आदम स्मिथ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आदम स्मिथ कौन है, आप सभी को पता है। आदम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, क्योंकि आदम स्मिथ ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से करते इसका उन्होंने स्टडी किया गया था। ठीक है, तो आदम स्मिथ पे पढ़ने से पहले भी मैं आपको और 2 टॉपिक समझाना चाहती हूँ। वो 2 टॉपिक है, एक मर्केंटाइलिज्म और दूसरा फिजियोग्राफी। ये बताना क्यों ज़रूरी समझ रही हूँ मैं, क्योंकि आदम स्मिथ का जो पॉइंट्स है उसमें कुछ पॉइंट्स में हम लोग को मर्केंटाइलिज्म और फिजियोग्राफी के बारे में बताया गया है, तो बाद में वहाँ पे मैं वो वर्ड यूज़ करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं इसको पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोग के 2 स्कूल्स हैं जिसके जो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किए हैं, जो आदम स्मिथ ने बनाए हैं। वो 2 स्कूल का नाम है, एक मर्केंटाइलिज्म और फिजियोग्राफी। मर्केंटाइलिज्म एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये बिलीव करता है कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक से ही होगा, यानी जितना गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होगा उतना हम लोग का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और इसके ऑपोजिट में कोई खड़ा था तो वो था फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी जो है फ्रांस में चालू की गई थी 18th सेंचुरी में। ये सेंचुरी आपको याद रखनी है। इन लोग काफ़ी लोग इसमें सपोर्ट में आए थे। इन लोग ये मानते हैं कि फिजियोक्रेट ये मानते हैं कि कोई भी गोल्ड और सिल्वर कोई भी चीज़ हम लोग को डेवलपमेंट नहीं करवा सकता जितना हमारा खुद का एग्रीकल्चर हमको डेवलप कर सकता है। इन लोग का ये मान्यता है कि बाकी सारे एक्टिविटीज़ यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। सबसे बेसिक सेक्टर जिसके बेस पे सारा डिपेंड है वो हम लोग का एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर है। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर और बाकी सब उसके बाद में आते। तो वो जो फिजियोक्रेट थे वो कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करें। ओके, तो आपको होपफुली ये 2 पॉइंट समझ आया होगा। अब ये 2 पॉइंट का आदम स्मिथ से क्या लेना देना है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आदम स्मिथ, आप सभी को पता है आदम स्मिथ सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई की थी, उनके नेचर्स के बारे में पढ़ाई की थी कि किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना। उन्होंने बुक भी पब्लिश की गई थी, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ ही है, कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशन, पब्लिश इन 1776। ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो सब चीज़ें आदम स्मिथ ने यहाँ पे हम लोग को दी थी। अब इनके आदम स्मिथ के आइडियाज़ क्या है, तो हम लोग को 3 पॉइंट्स आइडियाज़ में दिए गए हैं। एक सबसे पहले नेचुरल लॉ एंड लेजीनेस फेयर पॉलिसी, सेकंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, थर्ड प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलाइजेशन। सबसे पहले नेचुरल लॉ एंड लेजीनेस फेयर पॉलिसी क्या है। Adam Smith believed in doctrine of natural law in economic affair, and he believed that the process of economic development takes place only in free environment. He thought every single person is the best judge of his self-interest and therefore he should be given full freedom to pursue it. आदम स्मिथ ये बिलीव करते थे, आदम स्मिथ डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, जो कि है नेचुरल लॉ। वो ऐसा सोचते थे कि गवर्नमेंट बीच में पढ़ने से अच्छा हर पर्सन को अगर हम लोग फ्री एनवायरनमेंट दे देंगे तो हर पर्सन अपने हिसाब से सोचेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेगा और आगे बढ़ता जाएगा। वो ऐसा बोलते हैं कि हर किसी को हम लोग को फुल फ्रीडम देनी चाहिए, वो किस तरीके से जीना चाहता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी बंदे को फुल फ्रीडम दे देंगे तो वो क्या करेगा, अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाना है वो सिर्फ वही सोचेगा। और गवर्नमेंट अगर बीच में नहीं पड़ी तो डेफिनेटली वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसके लिए आदम स्मिथ का ये कहना है कि कभी भी अगर हम लोग को हमारे डेवलपमेंट करना है, हमारे डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग को फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग अपने हिसाब से जी सके।
Since every individual is left free will seek to maximize his own wealth, all individual left free will maximize aggregate wealth. Thus, an individual will create equilibrium in the market and thus will help in achieving maximum rate of growth of national wealth. Smith was opposed to any government intervention in industry and commerce. He was staunch supporter of free trade and policy of laissez-faire and fair in economic affairs. He argued that government, in order to create a suitable institution framework, should adopt policies such as economic freedom, minimum government intervention and free trade. आदम स्मिथ जो है हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ में यही बोलते थे कि कभी भी गवर्नमेंट लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए, मतलब उनकी फ्रीडम के बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट बीच में आने लग गई तो लोगों को प्रॉब्लम होगी डेवलपमेंट करने के लिए, उन लोग कुछ लिमिट तक ही डेवलप कर सकते। इसकी वजह से आदम स्मिथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे लेजीनेस पॉलिसी पे या फ्री पॉलिसी पे। लेजीनेस और फ्री पॉलिसी का मतलब होता है जितना हो सके उतना पब्लिक को फ्री छूट दे दो, उन लोग अपने हिसाब से जीने दो। तो हम लोग के फर्स्ट पॉइंट में नॉर्मली यही चीज़ दिया हुआ है कि आदम स्मिथ हमेशा फ्री पॉलिसी पे ही बिलीव करते थे। वो सोचते थे कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, जितना फ्रीडम हम लोग देंगे उतना वेल्थ लोग अपने आप इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड हम लोग का दिया हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। आदम स्मिथ की वजह से आज हम लोग देख रहे काफ़ी सारे कंपनीज़ में या इंडस्ट्रीज़ लाइन में ऐसा है कि लोगों को डिवाइड करते हैं उनकी काम के बेस पे। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोई पर्सन इंजीनियरिंग का काम सीख रहा है उसको हम किसी और फील्ड में डाल देंगे, इंजीनियरिंग पर्सन को हम पेंटिंग वर्क में डाल देंगे तो क्या होगा, उसको पेंटिंग आएगा नहीं और वो वहीं पे रखड़ा रहेगा, उसको काम करना नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जिसको जो काम आता है उसको उस काम में डाल दिया करो ताकि वो आगे बढ़ता ही जाए, वो रुके ना। उसका मनपसंद काम उसके हाथ में मिल गया, उसको जितना वेज चाहिए उतना वेज मिल गया, तो बंदा क्यों रुकेगा, और डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन में सिर्फ इतना ही पॉइंट बताया जाएगा कि लोगों को जो काम आता है उन लोगों को उसी फील्ड में रखो और उनको मोटिवेट करते रहो कि वो और कुछ नया करते रहे, या तुम लोग का जो भी स्टॉक है वो स्टॉक को इंक्रीज करते रहे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ कैपिटल एंड एक्यूमुलाइजेशन। आदम स्मिथ कोई भी लेबर के पहले अगर कुछ आगे आता है तो वो मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि कैपिटल, हम कैपिटल कहाँ से लेके आ सकते हैं। अब इंडिया, आप सभी को पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में इतना पैसा तो है नहीं कि हम अपना कैपिटल, हर कोई मिडिल क्लास पर्सन हो गया या रिच क्लास पर्सन हो गया, रिच क्लास तो डेफिनेटली अपने खुद के पैसे लगाते, बट जहाँ तक मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली की बात आती है उन लोग के पास इतना कैपिटल रहता नहीं है कि अगर वो कुछ करना चाहे या यानी अपनी बिजनेस चालू करना चाहे या इंडस्ट्री चालू करना चाहे तो वो कर सकते, क्योंकि उनके पास सेविंग उतनी नहीं रहती। तो आदम स्मिथ लेबर से पहले भी अगर किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते तो वो कैपिटल को देते। कैपिटल किस तरीके से लेके आ सकते हैं, अब वो कैपिटल सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को लालच देनी पड़ेगी। डेफिनेटली पैसे कमाना कौन नहीं चाहता, हर कोई आजकल पैसे कमाना चाहता है। तो अगर हम लोगों को लालच देंगे, उनके कंपटीशन में किसी को खड़े कर देंगे तो दूसरा बंदा अपने आप मोटिवेट होके क्या करेगा, उस लालच पे खड़ा उतरेगा और वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता जाएगा और धीरे धीरे कैपिटल जो है वो सेव होता जाएगा। ओके, हम इसका पॉइंट पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। Like modern economist, Adam Smith also considered capital accumulation to be necessary for economic development. He emphasized that capital accumulation must precede डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के पहले भी अगर कोई काम आता है तो वो कैपिटल आता है, क्योंकि कैपिटल होगा तो ही कंपनी आएगी और तो ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। ऑल्सो capital accumulation depends upon saving, so it is necessary that people have capacity and propensity to save. capital accumulation किसके ऊपर डिपेंड है, तो सेविंग के ऊपर। तो लोगों के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनके पास जो भी पैसा आता है उस पैसों में से कुछ पैसा जो है वो सेव हो सके, सो दैट दिस सेविंग में बी इन्वेस्टेड एंड प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कैन बी एक्सेलरेटेड। ये सेविंग जो है फिर इन्वेस्ट होगा बैंक में और वो बैंक की वजह से ही फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। Smith believed that saving can be obtained from capitalists because almost all saving resulted from capital investment or the renting of land. The labor class was considered to be incapable of saving. अब सेविंग कौन कर सकता है, तो जो कैपिटलिस्ट होता है यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वही सेविंग कर सकता है। मिडिल क्लास पर्सन या लो क्लास पीपल सेव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा पैसा जो है उनके खर्चे पानी में ही निकल जाता है।
इसके लिए आदम स्मिथ बिलीव करते हैं कि अगर कोई सेव कर सकता है इन्वेस्टमेंट में तो वो सिर्फ कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर ही हो सकता है। This belief is based on iron law of wages. Adam Smith also argued that in order to create more savings should be invested in such a way that people income increase continuously and they are able to save more and more. अब आदम स्मिथ ये भी चाहते हैं कि अगर हम लोग के लोगों की इनकम कंटिन्यूस इंक्रीज हो गई तो लोग अपने आप सेव करना चालू हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। आदम स्मिथ बिलीव करते हैं कि ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इफ़ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एंड नेचुरल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट देन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर, एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रही तो हम लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, हमारा मार्केट एक्सपांड होगा, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होता ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग के टेक्स्ट बुक में नीचे आदम स्मिथ ने दी गई स्टेशनरी स्टेज ऑफ इकोनॉमी के मतलब एक स्टेशनरी डायग्राम दिया गया है जिसमें आदम स्मिथ बोलते हैं कि ये ग्रोथ जो है वो एंडलेस ग्रोथ है। एक पॉइंट सर्टेन लेवल पे आने तक वो वैसे ही चलता रहेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये ग्रोथ रुक जाएगा यानी स्टेशनरी हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ग्रो होना कम कर देंगे। ऑल्सो इन सच एन इकोनॉमी ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट वेज आर रिड्यूस टू द सब्सिस्टेंट लेवल एंड कॉम्पिटिशन अमंग द बिजनेसमैन ब्रिंग्स डाउन प्रॉफिट। और इस टाइप के डेवलपमेंट में या इस टाइप के इकोनॉमिक में अगर स्कैरसिटी हो गई तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और वेज कम हो जाएगा। और दूसरे साइड बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करेगा क्योंकि प्रॉफिट उसको अच्छे से नहीं मिल रहा। तो ये स्टेशनरी स्टेज आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। एक एस और टी से एक लाइन आ रही है जो स्टेशनरी है, इसके आगे अगर ग्रो हो रही होगी तो वो कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन पे होगी या डिक्लाइन होगी, आगे इंक्रीज नहीं होगी। ओके, अब आदम स्मिथ के कुछ क्रिटिसाइज है जी, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने आदम स्मिथ के ये थियोरी को क्रिटिसाइज़ किया है, तो हम लोग वो क्रिटिसिज्म देखते हैं। सबसे पहले रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। आदम स्मिथ की थियोरी जो है वो बेसिकली फोकल पॉइंट कर रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और लेबर सोसाइटी को। इन लोग ने आदम स्मिथ ने मिडल पर्सन को बिल्कुल नहीं लिया है, जबकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कोई कमाता है या सबसे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो मिडल पर्सन है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस कंसेप्ट में मिडल पर्सन को आदम स्मिथ ने कहीं नहीं डाला है। सेकेंड है वन साइड सेविंग बेस। आदम स्मिथ हमेशा यही देखते हैं कि कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड इन लोग ही सेव करते हैं, जबकि आज के मॉडर्न टाइम पे सबसे ज़्यादा सेव करने वाला पर्सन इनकम अर्नर पर्सन है। जो इनकम सबसे ज़्यादा अर्न करता है वो थोड़ा बहुत सेव करता है। आदम स्मिथ दूसरे साइड को देख ही नहीं रहते, तो इसकी वजह से उनका ये पॉइंट भी क्रिटिसाइज हो गया। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आदम स्मिथ ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हम लोग के बीच में आएगी नहीं। जहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, आदम स्मिथ हमेशा फ्री ट्रेड पॉलिसी पे बिलीव करते थे, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आना ही पड़ता है, उनको उसको रेस्ट्रिक्टेड करना ही पड़ता है। आदम स्मिथ ने इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को आना ही नहीं है तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। फोर्थ, निगलेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। आदम स्मिथ ने एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि आज के मॉडर्न टाइम पे अगर कुछ इनोवेशन लेके आना है, कुछ चेंजेस लेके आना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो एंटरप्रेन्योर प्ले करता है, जबकि आदम स्मिथ के थियोरी पे कहीं पे भी एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं आया। फिफ्थ दिया हुआ है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट। आदम स्मिथ जहाँ पे हम लोगों ने पीछे डायग्राम देखा तो उसमें बताया गया कि एक स्टेट आता है कि इसके आगे हम लोग का डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं होगा। अब वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हो या लेबर नहीं मिल रहा हो उसका कारण दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखे जाएंगे तो डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर लोग डेवलप्ड होंगे तो ही हमारी कंट्री भी डेवलप्ड होगी। तब जबकि आदम स्मिथ बोलते हैं कि ये स्टेगनेंट ही रहेगा, ये स्टेशनरी ही रहेगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये अनरियलिस्टिक है। सिक्स दिया हुआ है स्टैटिक मॉडल। प्रोफेसर हिक आदम स्मिथ के मॉडल के अगेंस्ट में है। वो ऐसा बोलते हैं कि आदम स्मिथ का जो मॉडल है वो ग्रोथ मॉडल नहीं है। ग्रोथ मॉडल का मतलब वो कुछ बढ़ा नहीं रहा, वो सिर्फ हम लोग को बता रहा है कि हमको किस तरीके से काम करना है। जबकि हम लोग डेवलपमेंट में अगर जाते हैं तो हम लोग को मेन यही देखना रहता है कि हम ग्रोथ किस तरीके से करें। तो ये एक स्टैटिक मॉडल बन गया, एक नाम का एक मॉडल बना है।
7th है निगलेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। आदम स्मिथ ये पूरी तरीके से ये बिलीव करते कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती, जबकि ये गलत है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प करती है। जब पहले हम लोग को पता है, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो अगर हम लोग को गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती तो हम आज जहाँ पे खड़े वहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो आदम स्मिथ ने ये सब चीज़ों को देखा ही नहीं। वो सिर्फ इतना सोचते कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ दे दिया तो हम अपने आप डेवलप्ड होंगे, तो ऐसा ये सोचना गलत है। फिर 8 दिया हुआ है एप्लीकेबिलिटी टू अंडर डेवलप कंट्री। आदम स्मिथ ये सब चीज़ें थियोरी देख रहे थे, वो अंडर डेवलप कंट्री में देख रहे थे। अंडर डेवलप कंट्री यानी वो कंट्री जो अभी तक डेवलप्ड हुई नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ की सेविंग तो डेफिनेटली कम होगी। वहाँ के लोग क्यों सेव करेंगे जबकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो ये उन लोगों ने जो पूरी थियरी पढ़ी हुई है वो सिर्फ अंडर डेवलप कंट्री के बारे में पढ़ी, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बारे में नहीं पढ़ी। इसकी वजह से, और उसके बेस पे उन्होंने थियरी दे दी है, इसकी वजह से ये थियरी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग का कंक्लूजन क्या हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस क्रिटिसिज्म स्मिथ थियरी पॉइंट टूवर्ड सम ऑफ द फैक्टर दैट आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस। ये सारे क्रिटिज्म, इतने सारे क्रिटिज्म होने के बाद भी आज भी आदम स्मिथ की कुछ थियरी जो मैंने बताई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया या एक्सपांशन वगैरह हो गया, तो कुछ थियरी, कुछ लॉज जो है वो आज भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, डेवलप कंट्री के लिए अच्छी है। द फार्मर, ट्रेडर एंड प्रोड्यूसर कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर। आदम स्मिथ has emphasized the watch of saving which is crucial factor of capital formation। हाँ, आदम स्मिथ ने एक काम अच्छा किया है कि हम लोग को सेविंग किस तरीके से करना है वो बताया। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर हम सेव करेंगे तो ही हम कैपिटल को आगे लेके आ सकते हैं। तो इसकी वजह से आदम स्मिथ की थियरी जो है वो अभी भी चल रही है। तो दोस्तों, ये आदम स्मिथ की थियरी के बारे में हमने पढ़ा। होपफुली आपको समझ आया होगा उनका क्रिटिसिज्म और उनका फंक्शन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्विकली ये आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो रिचर्डियन थियरी के बारे में होंगे। तब तक के लिए आप वेट करते रहिएगा मेरे वीडियो का। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।